हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल के अंतर्गत अपन बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं। आज की इस क्लास में अपन शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार के संघर्ष तथा शाहजहां के समय आए प्रमुख विदेशी यात्री, जहांगीर के समय आए प्रमुख विदेशी यात्री तथा दारा सिकों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। शाहजहां शाहजहां का जो कार्यकाल होता है वो 1628 से लेकर 1658 के अंतर्गत होता है। अब देखना समझना कैसे क्या उत्तराधिकार होता है, उत्तराधिकार के कितने क्या संघर्ष होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाहजहां 1658 में अपना वलीअहद दारा सिकों को नियुक्त करता है। दारा सिकों को नियुक्त करता है। वली अहद एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है उत्तराधिकारी। 1658 में शाहजहां अपना वली अहद या उत्तराधिकारी दारा सिकों को नियुक्त करता है तथा दारा सिकों को एक उपाधि देता है, अब्दुल ए इकबाल। यह उपाधि देकर इसको नियुक्त कर देता है। कहीं पुस्तकों में आपको ये उपाधि ये भी मिलेगी, अब्दुल इकलाम की, दोनों एक ही। इस उपाधि के साथ वली अहद नियुक्त कर देता है शाहजहां दारा सिकों को। अब देखना, जब 1658 की घटना है, इस दरमियान जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो मुमताज़ बेगम होती हैं उसके 14 संतानें होती हैं। 14 संतानों के दरमियान जब 14वीं प्रसव पीड़ा की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उसकी 14 जो संतानें होती हैं, उस संतानों में से 7 संतान जीवित रहती है। 7 संतान जीवित रहती है, उसमें से 4 लड़के होते हैं तथा 4 लड़कियाँ होती हैं। 4 लड़के होते हैं, सबसे पहले दारा, उसके बाद में औरंगजेब, उसके बाद मुराद, तत्पश्चात शुजा। 1658 में सिचुएशन क्या होती है? दारा होता है वह दिल्ली एवं आगरा का सूबेदार होता है। औरंगजेब होता है यह दक्षिण भारत का सूबेदार होता है। मुराद होता है वह गुजरात का सूबेदार होता है तथा जो शुजा होता है वह बंगाल का सूबेदार होता है। बंगाल का सूबेदार होता है, इसको शाह शुजा भी कहा जाता है। शाह शुजा भी कहा जाता है। ये आप अच्छे से याद कर लेना। दारा हैं वो दिल्ली, आगरा, औरंगजेब दक्षिण भारत, मुराद गुजरात, शाह शुजा होता है वो बंगाल में होता है। जब इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है तो इसके उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष होता है। इस दरमियान कुल 5 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? 5 युद्ध होते हैं। BD SKD 5 युद्ध होते हैं।
बहादुरपुर का युद्ध या बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध तथा दोरई का युद्ध। पहला युद्ध बहादुरगढ़ का और अंतिम दोरई का। पहले युद्ध में दारा की एकमात्र विजय और इसमें एक पराजय होती है दारा के अंतिम युद्ध में। अब अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं इन युद्धों के बारे में। उत्तराधिकार के जो संघर्ष के युद्ध हैं उनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहादुरगढ़ का युद्ध होता है 14 फरवरी 1658 में। 14 फरवरी डेट आपको याद होगी, जब बाबर पढ़ा था अपन ने तब पढ़ा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 14 फरवरी 1483 को फरगना में होता है। वही 14 फरवरी 1658 में उत्तराधिकार का प्रथम संघर्ष होता है जिसे बहादुरगढ़ का युद्ध कहा जाता है। कई पुस्तकों में आपको यह नाम भी मिलेगा, बहादुरपुर का युद्ध। दोनों एक ही, बोथ आर इक्वल। यह संघर्ष दारा तथा सूजा के मध्य होता है तथा इस संघर्ष में दारा का विजय होता है, दारा का विनिंग पावर होता है। ये नॉर्मल है, ये आपको सभी पुस्तकों में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो एक बार एग्जाम में पूछा गया इस युद्ध को लेकर वो यह था कि इस युद्ध में दारा की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो ध्यान रखना इस युद्ध में दारा की तरफ से सुलेमान शिको इस युद्ध में दारा की तरफ से सुलेमान शिको तथा मिर्जा राजा जय सिंह दारा की तरफ से लड़ रहे थे। ध्यान रखना है यहाँ पर एक और फैक्ट, इस मिर्जा राजा को जो मिर्जा की उपाधि है यह शाहजहां के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दी जाती हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ। उत्तराधिकार का प्रथम संघर्ष होता है बहादुरगढ़ का या बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 में होता है। इस युद्ध में एक तरफ दारा होता है तथा दूसरी तरफ सूजा होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वो दारा का होता है। इस युद्ध में दारा की तरफ से सुलेमान शिको जो कि दारा का पुत्र है तथा मिर्जा राजा जय सिंह लड़ते हैं। इस मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी जाती है। ये था उत्तराधिकार का प्रथम संघर्ष जिसमें विनिंग पावर है, जो जीत है वो दारा की होती है। किसकी होती है? दारा की होती है। उसके बाद में आता है उत्तराधिकार का द्वितीय संघर्ष जिसे कहा जाता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। ये युद्ध होता है 14 अप्रैल 1658 में। एक तरफ दारा होता है तथा दूसरी तरफ औरंगजेब और सूजा नहीं होता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसमें सूजा नहीं होता है। इसमें एक तरफ होता है मुराद, एक तरफ होता है मुराद। दारा वर्सेज औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेनाओं के मध्य धर्मत का युद्ध होता है। दारा की तरफ से इस युद्ध को लड़ रहे थे कासिम खान तथा मारवाड़ की जसवंत सिंह। ये दोनों दारा की तरफ से लड़ रहे थे, मुख्य सेनापति थे दारा के। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तभी ये कासिम खां होता है, यह कासिम खां औरंगजेब का समर्थन करने लग जाता युद्ध में। औरंगजेब का समर्थन या पक्ष लेने लग जाता है। अंततः जसवंत सिंह होते हैं, वह दारा की तरफ से इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर आफ्टर देन कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात जसवंत सिंह वापस अपने जोधपुर शहर जाते हैं तो वहाँ उनकी जो रानी होती हैं जसवंत दे, उनके द्वारा किलों के जो पट होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो नहीं खोले जाते, जो कि अपन राजस्थान के इतिहास में विस्तृत अध्ययन उसका करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। धर्मत का युद्ध 14 अप्रैल 1658 में एक तरफ होता है दारा, दूसरी तरफ औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेनाएं होती हैं। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह औरंगजेब तथा मुराद का होता है। जो विनिंग पावर होता है वह औरंगजेब तथा मुराद का होता है। औरंगजेब तथा मुराद इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस युद्ध में दारा के जो मुख्य सेनापति थे वो कासिम खां तथा जसवंत सिंह थे। कासिम खां युद्ध के मैदान में औरंगजेब का समर्थन करने लग जाता है। अंततः जसवंत सिंह दारा की तरफ से इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं।
आफ्टर देन इसका जो विनिंग पावर है वो औरंगजेब तथा मुराद की तरफ गया। पहला युद्ध दारा जीता, दूसरा युद्ध दारा हारा। किससे हारा? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं से। उसके बाद में उत्तराधिकार का अगला युद्ध आता है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध आता है। यह युद्ध होता है 29 में 1658 में। एक तरफ होता है दारा तथा दूसरी तरफ होता है औरंगजेब। कौन सा जेब? औरंगजेब होता है। इस युद्ध में जो विजय होती हैं वो औरंगजेब की होती हैं तथा कहा जाता है इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब का दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार हो जाता है। दिल्ली तथा आगरा पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, उत्तराधिकार का तीसरा संघर्ष सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में होता है। एक तरफ होता है दारा तथा दूसरी तरफ होता है औरंगजेब। इसमें जो विनिंग पावर होता है वो औरंगजेब का होता है तथा इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब का दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद में उत्तराधिकार का जो अगला संघर्ष आता है वह आता है खजुआ का युद्ध। चौथा संघर्ष है खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को होता है। इस युद्ध में एक तरफ औरंगजेब होता है तथा दूसरी तरफ सूजा होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वह औरंगजेब का होता है। कहा जाता है इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब की जो शासन शक्ति है, साम्राज्य है, काफी विस्तृत हो जाता है। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659। इसके बाद में जो अगला युद्ध होता है वह होता है दोराई का युद्ध। यह मुख्य उत्तराधिकार संघर्ष का अंतिम युद्ध है। पहले युद्ध में दारा जीता, अंतिम युद्ध में भी दारा हारेगा। दोराई का युद्ध, दोराई अजमेर के पास स्थित है। अजमेर के पास स्थित है। यह युद्ध अप्रैल 1659 में होता है। इस युद्ध में एक तरफ दारा होता है तथा दूसरी तरफ औरंगजेब होता है। अब इस युद्ध में जो विनिंग पावर होती हैं वो औरंगजेब की होती हैं। इस युद्ध के पश्चात दारा को गिरफ्तार कर दिया जाता है। दारा को गिरफ्तार कर दिया जाता है तथा इसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। कौन सा दंड दे देते हैं? मृत्यु दंड दे दिया जाता है तथा इसकी हत्या करके इसको हुमायूं के मकबरे में दफना दिया जाता है। वो इस घटना का जो वर्णन करता है वो एक फ्रांसीसी यात्री आए हैं। बर्नियर के द्वारा इस घटना का वर्णन भी किया जाता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर के द्वारा इस घटना का वर्णन भी कर दिया जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, दोराई का युद्ध 5 अप्रैल 1659 में यह युद्ध होता है। 1659 में यह युद्ध दारा तथा औरंगजेब के मध्यस्थ होता है। इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वो औरंगजेब का होता है। इस युद्ध के दरमियान दारा को गिरफ्तार करके इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है तथा इसको हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया जाता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर इस घटना का वर्णन करता है। इस युद्ध के पश्चात औरंगजेब का मुगल साम्राज्य में राज तिलक होता है। जब अपन नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक तो सामूगढ़ युद्ध के विजय के पश्चात तथा एक दोराई के युद्ध के विजय के पश्चात। इसमें एक कंसेप्ट आप यहाँ ध्यान रखना, औरंगजेब तथा सूजा के मध्य जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो मारवाड़ नरेश होते हैं जसवंत सिंह, मारवाड़ नरेश होते हैं जो जसवंत सिंह, यह जसवंत सिंह स्टार्टिंग में औरंगजेब का पक्ष लेते हैं, लेकिन युद्ध के दरमियान देखा जाता है कि सूजा का विनिंग पावर होता है, फिर सूजा को सपोर्ट करने लग जाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो खजुआ का युद्ध होता है, खजुआ के युद्ध में स्टार्टिंग स्टेज पर औरंगजेब की तरफ से मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह जी लड़ रहे होते हैं। आफ्टर दिन क्या होता है, युद्ध के मैदान में जब उनको सूजा का पलड़ा भारी लगता है, सूजा जीतता हुआ नजर आता है, तो वो सूजा की तरफ आ जाते हैं। आफ्टर दिन युद्ध का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो वही आता है, औरंगजेब की इस युद्ध में विजय होती है। आफ्टर दिन जसवंत सिंह को बंदी बना दिया जाता है, फिर वापस धीरे धीरे जसवंत सिंह होता है वो औरंगजेब की सेवा में भी बाद में चला जाता है। राजस्थान के इतिहास में इस चीज़ का अपन और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी आप इतना ही ध्यान रखना, इस युद्ध में, खजुआ के युद्ध में जसवंत सिंह जी पहले सपोर्ट पक्ष लेते हैं, समर्थन करते हैं औरंगजेब का, लेकिन युद्ध के मैदान में सूजा का समर्थन करने लग जाते हैं। अंततः इस युद्ध में जो विनिंग पावर होता है वो औरंगजेब का होता है। ये थे उत्तराधिकार के प्रमुख रूप से 5 संघर्ष। इनके पश्चात
एक दारा नाम आता है, दारा का अपन कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं दारा से संबंधित। दारा सिको, दारा ने काशी के ब्राह्मणों की सहायता से 52 उपनिषदों का, कितने उपनिषदों का, 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसे सिर ए अकबर या सिर ए अकबर भी कहा जाता है, जिसे सिर ए अकबर भी कहा जाता है। आफ्टर देन नज्म उल बहरीन, ये एक पुस्तक थी जो कि दारा के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का एक बार हिंदी नाम यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि नज्म उल बहरीन क्या होता है, तो ध्यान रखना नज्म ए बहरीन का शाब्दिक अर्थ होता है दो महासागरों का मिलन। कितने महासागरों का मिलन, 2 महासागरों का मिलन। इस नज्म उल बहरीन पुस्तक का शाब्दिक अर्थ होता है। अब इस जो समकालीन इतिहासकार हैं उनके द्वारा यहाँ 2 महासागर से आशय लगाया जाता है, हिंदू तथा मुसलमान। हिंदू तथा मुसलमान। दारा सिक्कों के गुरु, इसके गुरु थे वह मुल्ला साहब बदख्शी थे, जो कि कादरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। यहाँ एक कंसेप्ट और आप ध्यान रखना, जो दारा था वह भी इस कादरी संप्रदाय को सपोर्ट या फॉलो करता था, इसका समर्थन करता था। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, दारा सिको ने काशी के ब्राह्मणों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद कराया, जिसे सिर ए अकबर कहा जाता है। आफ्टर देन दारा सिको ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है नज्म उल बहरीन। इस पुस्तक का शाब्दिक अर्थ होता है 2 महासागरों का मिलन। इसमें समकालीन इतिहासकारों ने 2 महासागर हिंदू तथा मुसलमान बताया गया है। आफ्टर देन दारा सिको के गुरु मुल्ला साहब बदख्शी होते हैं, वो कादरी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है दारा खुद भी एक कादरी संप्रदाय से बिलोंग करता था या कादरी संप्रदाय का समर्थन या पक्ष लेता था। आफ्टर देन दारा की कुछ सूफीवाद की पुस्तकें हैं जिनमें प्रमुख हैं सकीनत उल औलिया। दूसरी पुस्तक है सफीन, ये सफीन मिसप्रिंट हो गया है, इसका नाम भी है सफीनत उल औलिया, इस पुस्तक का नाम है। आफ्टर देन तीसरी पुस्तक है तारकीन उल हकीकत, रिसाला ए हकनुमा और हंसनाद उल आफरीन। ये दारा के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें थी सूफीवाद की। टोटल संख्या इनकी 5 है। ध्यान रखना इसमें क और इसमें फ का डिफरेंट है। दोनों पुस्तकें का जो मैटर है वो भी इक्वली बताया जाता है। सकीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, तारकीन उल हकीकत, रिसाला हकनुमा तथा हंसनाद उल आफरीन, ये प्रमुख 5 पुस्तकें हैं जो दारा के द्वारा सूफीवाद से संबंध में लिखी गई है। 5 पुस्तकें कई बार कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी गई है। उसके बाद में भारत में जहांगीर तथा शाहजहां के शासनकाल में कुछ विदेशी पर्यटक आते हैं जिनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख विदेशी आता है जिसमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन हॉकिंस का। सबसे पहला नाम आता है कैप्टन हॉकिंस का, समझना आप। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। यह फारसी भाषा के जानकार थे तथा दरबार में फारसी भाषा में जहांगीर से बात करते थे। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसबदार बनाया था तथा जहांगीर से व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में यह अनसक्सेस होता है, असफल रहता है। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में व्यापारिक रियासतें प्राप्त करना। जब ये आता है तब जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए, फारसी भाषा का अच्छा जानकार होता है कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए जहांगीर से फारसी में वार्तालाप करता है। अंततः इसको व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में अनसक्सेस होता है। जहांगीर केवल मात्र इसको 400 का मनसब देता है। उसके बाद में अगला जो पर्यटक आता है, विदेशी नागरिक आता है, अंग्रेज आता है, वह है सर टॉमस रो। यह 1615 में अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात करता है तथा व्यापारिक सहायता प्राप्त करने में सफल रहता है। सर टॉमस रो को गुजरात के गवर्नर खुर्रम ने व्यापारिक रियासतें दी। समझना आप, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था 1615, कहीं पुस्तकों में आपको ये डेट भी मिलेगी। दोनों डेट आप जहन में रखना। जनवरी 1616, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी 1616 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में अजमेर के मैगजीन दुर्ग, अजमेर के अकबरी किले में मुलाकात होती हैं।
जहांगीर से वार्तालाप करता है, व्यापारिक रियासतें मांगता है। सर थॉमस रो को जहांगीर व्यापारिक रियासतें दे देता है, बट यहाँ एक कंसेप्ट और आपके लिए रखना कि जहांगीर के द्वारा केवल व्यापारिक अनुमति दी जाती है, बट सर थॉमस रो किस जगह व्यापार करेगा यह लोकेशन गुजरात का तत्कालीन गवर्नर होता है खुर्रम। खुर्रम के द्वारा डिसाइड की जाती है कि गुजरात में आप इस लोकेशन पे अपना व्यापारिक कोठी या व्यापार कर सकते हो। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, अभी यूजीसी नेट में ये कंसेप्ट पूछा गया। व्यापारिक रियासतें होती हैं वो गुजरात के गवर्नर खुर्रम के द्वारा प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। आफ्टर देन अगला जो पर्यटक आता है विदेशी वो होता है विलियम फिच। ये एकमात्र है जो जहांगीर की, जो मैंने आपको सादिया प्रीवियस जहांगीर के वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि जहांगीर अपने जीवन काल में 6 मुख्यतः शादी करता है, जिसमें जो छठी शादी मैंने जहांगीर के वीडियो में एक्सप्लेन की थी अनारकली के साथ। तो इस शादी का वर्णन एक विदेशी पर्यटक हैं, रॉल्फ फिंच भी कहा जाता है इनको और विलियम फिंच भी कहा जाता है, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। रॉल्फ फिंच तथा विलियम फिंच बोथ आर इक्वल। ये एकमात्र इतिहासकार हैं जो अनारकली तथा जहांगीर के मध्य हुए प्रेम संबंधों का एक्सप्लेनेशन करता है। जहांगीर के समय कुल 3 विदेशी पर्यटक आते हैं, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स, आफ्टर देन सर थॉमस रो और विलियम फिंच। उसके बाद में अगला मुगल शासक आता है शाहजहां। शाहजहां के समय ध्यान रखना, जहांगीर के समय तो 3 आए, कितना है 3 आए, कैप्टन हॉकिंग्स, सर थॉमस रो प्लस विलियम फिंच, ये 3 आते हैं जहांगीर के समय। शाहजहां के समय बर्नियर, ट्रेवनियर, मनुची और एक और है विदेशी पर्यटक जिसका नाम है पीटर मुंडी। समझना होता क्या है। बर्नियर यह फ्रांसीसी चिकित्सक था जो कि शाहजहां के समय भारत की यात्रा करता है। आफ्टर देन ट्रेवनियर यह फ्रांसीसी जोहरी था, मतलब ज्वेलरी का काम था। शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में ये 6 बार आता है। प्रीवियस जो रिट एग्जाम था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित विदेशी पर्यटकों में से भारत की 6 बार यात्रा किस विदेशी पर्यटक ने की थी। उसमें ऑप्शन में थे ट्रेवनियर, बर्नियर, कैप्टन हॉकिंग्स तथा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी भी ऑप्शन में था, तो ध्यान रखना ट्रेवलियर है जो भारत की 6 बार ट्रेवलिंग करता है, यात्रा करता है 6 बार। जोहरी होता है, बर्नियर होता है, फ्रांसीसी की चिकित्सक होता है। उसके बाद में एक और आता है विदेशी पर्यटक मनुची, यह इटली का रहने वाला था। शाहजहां की सेना में तोपची के रूप में कार्य करता था तथा शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष का भी ये वर्णन करता है। जैसे अपने उत्तराधिकार के संघर्ष पढ़े थे, बहादुरगढ़ का युद्ध पढ़ा था आपने, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध पढ़ा था, धर्मत का संघर्ष पढ़ा था, खजुआ का पढ़ा था, दोरई का पढ़ा था। तो जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है उसका वर्णन भी इसके द्वारा मनुची के द्वारा किया जाता है। और पीटर मुंडी की एक खास बात आप ध्यान रखना, पीटर मुंडी के द्वारा 1631 ईस्वी में, कब 1631 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। उस अकाल का वर्णन इस पीटर मुंडी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीटर मुंडी के द्वारा इस अकाल का वर्णन किया जाता है। वापस आइए यहाँ, जहांगीर के समय 3 विदेशी पर्यटक हॉकिंग्स, थॉमस रो तथा विलियम फिंच या रॉल्फ फिंच। आफ्टर देन शाहजहां के समय बर्नियर, ट्रेवलियर, पीटर मुंडी तथा मनुची, ये 4 आते हैं शाहजहां के समय। जहांगीर के समय 3 आते हैं। ये प्रमुख विदेशी पर्यटक आते हैं। आफ्टर देन एक कंसेप्ट और आप क्लियर करना, जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है जैसा कि मैंने बताया था अभी कि जो मुमताज बेगम थी उसकी 7 संतानें थी, 4 लड़के थे तथा 3 लड़कियां थी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी कई क्वेश्चन पुटअप हुए हैं कि किस बहन ने किस भाई को उत्तराधिकार संघर्ष में सपोर्ट किया था। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बहन थी जहान आरा, उसके बाद में थी रोशन आरा, उसके बाद में आती है गोहन आरा।
उसके बाद में आती हैं गोहन आरा। देखिए जहांगीर की सबसे बड़ी जो पुत्री थी वो जहान आरा थी। जहान आरा सबसे बड़े पुत्र को ही सपोर्ट करती हैं जिसका नाम है दारा। क्या नाम है? दारा। दारा का समर्थन करती है उत्तराधिकार संघर्ष के दरमियान। रोशन आरा के द्वारा औरंगजेब का समर्थन किया जाता है। कौन सी जेब का? औरंगजेब का। तथा गोहन आरा के द्वारा सुजा का समर्थन किया जाता है। तथा एक भाई था मुराद जिसका समर्थन किसी भी बहन के द्वारा नहीं किया जाता है। इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उत्तराधिकार संघर्ष में किस बहन ने किस भाई को सपोर्ट किया था? जहान आरा, दारा। जहां दारा रोशन औरंग रोशन आरा औरंगजेब को, तथा गोहन आरा सुजा को, मुराद को कोई भी सपोर्ट नहीं करती। आफ्टर देन क्या होता है? जो शाहजहां होता है, शाहजहां 1659 से लेकर मृत्यु तक लगभग इसकी 1664 में मृत्यु होती है। इसकी सेवा जो की जाती है वो जहान आरा के द्वारा की जाती है। जहां आरा के द्वारा इसकी सेवा की जाती है। आफ्टर देन एक फैक्ट और ध्यान रखना, मेवाड़ महाराजा राज सिंह मेवाड़ महाराणा राज सिंह उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने उत्तराधिकार संघर्ष के 500 युद्धों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया तथा जहांगीर और शाहजहां के समय आए विदेशी पर्यटकों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। दारा सिकों से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था। दारा सिकों में एक कंसेप्ट और आप ध्यान रखना, जो दारा सिकों हैं इसको लघु अकबर या द्वितीय अकबर की संज्ञा लीन पुल के द्वारा दी जाती है। कौन सा पुल? लीन पुल के द्वारा दारा सिकों को लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में औरंगजेब के साथ। लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।